हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 11 का वीडियो नंबर 29। तो बेटे ये 11वीं यूनिट का 29वां वीडियो है और इससे पहले 28 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 11 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है सिलिकॉन, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहते हैं सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन्स क्या होते हैं या सिलिकॉन क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं एक कन्फ्यूजन को आपके पहले ही दूर कर दूं कि सिलिकॉन और सिलिकॉन दोनों में बहुत डिफरेंस है। सिलिकॉन तो होता है Si, एक तत्व है सिलिकॉन, और सिलिकॉन होता है एक बहुलक, एक पॉलीमर। बहुलक का मतलब जब बहुत सारी एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती हैं तो बनता है बहुलक, ठीक है। तो जल्दी से अपनी नोटबुक में हेडिंग लिखो सिलिकॉन। नोटबुक में अपनी हेडिंग लिखो सिलिकॉन और इंग्लिश में लिखो सिलिकॉन्स, ठीक है। चलो समझते हैं कि सिलिकॉन क्या होता है या सिलिकॉन्स क्या होते हैं। तो आपने हेडिंग लिखी है सिलिकॉन। देखो सिलिकॉन क्या होते हैं कि ये संश्लेषित, आप कह सकते हो कि ये संश्लेषित का मतलब तो पता है आपको, सिंथेटिक। ये संश्लेषित कार्ब धात्विक बहुलक होते हैं, कार्ब धात्विक बहुलक। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि सिलिकॉन्स क्या होते हैं तो आप बताओगे कि ये सिंथेटिक ऑर्गेनोमेटेलिक पॉलीमर होते हैं। संश्लेषित को हम कहते हैं सिंथेटिक, यानी जो प्राकृतिक रूप से ना हो, कृत्रिम रूप से बनाए जाते हो। कार्ब धात्विक का मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो और मेटल भी हो। और बहुलक तो पता ही है, जब बहुत सारी एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती हैं तो बनते हैं बहुलक। मैं बताऊंगा कैसे बनते हैं। सबसे पहले आप इनके सामान्य सूत्र की बात करो। अब हम सीखते हैं कि इनका सामान्य सूत्र क्या होता है। सामान्य सूत्र, जो सिलिकॉन्स होते हैं उनका सामान्य सूत्र क्या होता है? R2SiO। R का मतलब यहाँ एल्काइल ग्रुप है, जिसे हमने कहा है कार्बनिक समूह, और ये बहुत सारे जब आपस में जुड़ेंगे तो होल N लिख दूंगा मैं यहाँ। देखो R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, जैसे मिथाइल CH3, इथाइल C2H5, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो R का मतलब है एल्काइल ग्रुप, ठीक है, ध्यान रखना। और इसका नाम सिलिकॉन इसलिए होता है क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है। देखो ये जो है, आप कह सकते हो कि इसकी संरचना कीटोन जैसी होती है। कीटोन क्या होता है? कीटोन होता है RCOR, ये होता है कीटोन। और कीटोन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो R2CO। तो R2CO जैसा ही तो है, देखो R2SiO। तो कार्बन की जगह सिलिकॉन ही तो आया। और आपको पता है कि कार्बन भी 14वें वर्ग का है और सिलिकॉन भी 14वें वर्ग का है, पता है ना। तो जैसे R2CO कीटोन होता है ना, यानी R2, इस R को दोनों तरफ ना लिख के हमने इकट्ठा ही एक तरफ लिख दिया R2CO क्या होता है? कीटोन। तो R2SiO को हमने कह दिया सिलिकॉन, कीटोन की तरह नाम दे दिया सिलिकॉन, ठीक है। तो सामान्य सूत्र इसका R2SiO, और इसकी बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ी होती हैं, इकाइयां। तो हम कह सकते हैं R2CO, अर्थात R2CO क्या होता है? कीटोन, अर्थात कीटोन जैसा या कीटोन के समान। तो इसका जो सूत्र होता है ना, इसका जो सामान्य सूत्र होता है सिलिकॉन का, वो कीटोन जैसा होता है।
और कीटोन के कारण ही इसका नाम वैज्ञानिकों ने रखा सिलिकॉन। ठीक है, इसके जैसा सूत्र होने के कारण। अब देखो एक बात और बताता हूं, इसका दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। जो सिलिकॉन होते हैं ना, ये बहुलक तो होते हैं, ये बात तो पक्की है कि भाई इसमें एकलक इकाइयां बहुत सारी जुड़ी होती हैं, पर इसका दूसरा नाम होता है उच्च ताप बहुलक। उच्च ताप बहुलक, इसे हम उच्च ताप बहुलक भी कहते हैं। ये जो सिलिकॉन्स होते हैं इन्हें हम उच्च ताप बहुलक भी कहते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर क्यों कहते हैं इन्हें उच्च ताप बहुलक? क्योंकि इनका जो ऊष्मीय स्थायित्व है ना वो बहुत ज़्यादा है, यानी ये उच्च ताप तक स्थायी रहते हैं, अपने भौतिक गुणों को खोते नहीं हैं। ठीक है, इसलिए चलो मैं बता देता हूं, चूंकि उच्च तापीय स्थायित्व, ठीक है, क्योंकि इनमें होता है उच्च तापीय स्थायित्व, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि बहुत अधिक ताप तक ऊष्मीय स्थायित्व होता है, या इनका ऊष्मीय स्थायित्व बहुत ज्यादा है, तो उच्च तापीय स्थायित्व कह दो, या फिर आप कह सकते हो उच्च ऊष्मीय स्थायित्व। ठीक है, ज्यादा ताप तक भी ये कैसे रहते हैं, स्थायी रहते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं उच्च ताप बहुलक। ठीक है, चलो एक चीज सिखाता हूं आपको, निर्माण की विधि कैसे बनते हैं ये सिलिकॉन। सिलिकॉन कैसे बनते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं किस तरीके से सिलिकॉन बनते हैं, फिर आपके समझ में आ जाएगा, और संरचना के बारे में भी काफ़ी जानकारी यहाँ से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। देखो आपको क्या करना है कि आप कोई एल्काइल हैलाइड ले लो। एल्काइल हैलाइड में हम लेते हैं, एल्काइल की जगह तो लिखा CH3 मिथाइल, और हैलाइड की जगह ले लिया क्लोराइड। मान लो मैंने इसके 2 अणु लिए CH3Cl के, तो ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, या मिथाइल क्लोराइड कह दो, मिथाइल क्लोराइड के 2 अणु ले लिए। इसे आप सिलिकॉन के साथ गर्म करो, Si के साथ गर्म करो कॉपर की उपस्थिति में, ये लिख दिया कॉपर। तो आपको क्या करना है, मिथाइल क्लोराइड को सिलिकॉन के साथ कॉपर की उपस्थिति में गर्म करना है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का टेम्परेचर होना चाहिए 570 केल्विन। इस रिएक्शन के लिए जब मिथाइल क्लोराइड को सिलिकॉन के साथ आप गर्म करते हो, तो आपको पता है कि कार्बन की तरह सिलिकॉन भी 4 संयोजकता दिखाता है। तो ये जो सिलिकॉन है ना, ये जो सिलिकॉन है, ये 2 मिथाइल ग्रुप हैं और 2 हैं Cl, तो दोनों मिथाइल ग्रुप उसके ऊपर जुड़ जाएंगे ऐसे। ये एक योगात्मक अभिक्रिया होगी कि एक CH3 तो ऊपर जुड़ गया, एक CH3 जुड़ गया नीचे, ठीक है, और एक Cl इधर जुड़ गया। Cl भी कितने हैं, 2 है ना Cl, और एक Cl जुड़ जाता है इधर। तो इस तरह का एक योगात्मक यौगिक हमारे पास प्राप्त होता है। जैसे कार्बन दिखाता है ना 4 संयोजकता, इसी तरह यहाँ सिलिकॉन भी 4 संयोजकता ही दिखाता है। कितनी संयोजकता दिखाता है, 4। अब होगा क्या, आपके पास जो ये एक योगात्मक यौगिक आया है, इसका हम क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं। अब जैसे ही हम इसका जल अपघटन करते हैं ना HOH से, चलो 2 जल के अणु लेते हैं हम, तो जल अपघटन करने से क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ। जल अपघटन करने से क्या होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड भी। HOH है ना, इधर H जुड़ेगा और इधर OH। इसी तरीके से यहाँ H और यहाँ OH ऐसे जुड़ेंगे। अब बताओ मुझे, ये बाहर का हिस्सा कितना क्या निकला, HCl, और ये भी HCl। तो एक तो HCl, ये बॉन्ड टूट गया ना यहाँ से, तो HCl ही तो निकला। तो यहाँ हमारे पास HCl निकलते हैं, लिख सकते हो आप 2 अणु निकलते हैं HCl के, और HCl के 2 अणु निकले तो यहाँ क्या बना, ये Si है, इसके ऊपर भी CH3 जुड़ा हुआ है और नीचे भी CH3 जुड़ा हुआ है। और यहाँ क्या है बेटे, यहाँ सिलिकॉन के इधर OH आ गया, इधर भी OH जुड़ा है और इधर भी OH। तो ये जो कंपाउंड बनता है ना इस तरह का यौगिक, जिसमें सिलिकॉन में 2 तो कार्बनिक समूह हैं यानी एल्काइल ग्रुप, और 2 हैं हाइड्रोक्सी समूह, ये होता है अनस्टेबल। ठीक है,
जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कार्बन के ऊपर, एक कार्बन परमाणु के ऊपर 2 OH ग्रुप अटैच नहीं हो सकते या स्टेबल नहीं हो सकते। तो इसी तरीके से एक सिलिकॉन के ऊपर 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे अणु बनेंगे, और जब वे बहुत सारे अणु आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा, इस चीज को समझो। जब बहुत सारे ऐसे ऐसे अणु आपस में जुड़ेंगे, देखो क्या है ये है HO सिंगल बॉन्ड SI सिंगल बॉन्ड OH, और इसके ऊपर भी CH3 है और नीचे भी CH3 है। एक अणु तो ये है, प्लस दूसरा अणु HO ये SI है, इधर भी OH जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ OH लेफ्ट राइट, ऊपर इसके CH3 है और नीचे भी इसके CH3 है। ऐसे ही तो है। चलो एक अणु और बनाता हूँ। ये हमारे पास है OH, ये SI और ये OH, ऊपर भी इसके CH3 है और नीचे भी CH3 है। ऐसे ऐसे जब बहुत सारे अणु आपस में जुड़ते हैं ना, मैंने यहाँ कितने अणु जोड़े, 3, ठीक है। इधर भी बहुत सारे होंगे और इधर भी बहुत सारे होंगे। जब बहुत सारे अणु ऐसे जुड़ते हैं तो क्या होता है, देखो, तो होता है बहुलकीकरण। चलो लिख देते हैं पहले, पॉलीमराइजेशन कहते हैं इंग्लिश में इसे। तो होता है बहुलकीकरण, बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन भी आप कह सकते हो, ठीक है। और बहुलकीकरण की क्रिया में क्या होता है, यहां से तो निकलेगा H और यहां से निकलेगा OH, ये H2O निकल गया एक। इसी तरीके से यहां से H और यहां से OH, ये निकल गया एक H2O। इसी तरीके से यहाँ से H और इससे अगला जो भी अणु होगा उसमें से OH निकलेगा, और इसमें से OH निकलेगा, और इससे पहले वाला जो भी अणु इस तरफ होगा उसमें से निकलेगा H। तो कुल मिला के बात यह है कि इन रिएक्शन में, इस रिएक्शन में, इस बहुलकीकरण की क्रिया में H2O निकलता है और ये सारे अणु जुड़ जाते हैं। देखो एक अणु दूसरे से जुड़ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन और सिलिकॉन, इस ऑक्सीजन के इधर भी सिलिकॉन है, इधर भी। तो कुल मिला के बात यह है कि इस एक अणु को देखो आप, इसमें इधर एक बॉन्ड है, सिलिकॉन है और इधर ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन बनाया मैंने। इधर बॉन्ड से अगला क्या जुड़ा होगा, सिलिकॉन, और इस वाले बॉन्ड से क्या होगा, O और सिलिकॉन जुड़ा हुआ, और इसमें जो है ऊपर भी CH3 है और नीचे भी क्या है, CH3। CH3 की जगह आप R भी लिख सकते हो। और ऐसे ऐसे बहुत सारे एक लक अणु आपस में जुड़ेंगे, तो इसलिए मैंने लिख दिया होल N। अब देखो यहाँ ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है R, कितने R हैं, 2, R2SiO, और इसका होल क्या हो रहा है, N, R2SiO। देखो R2SiO, इसका क्या हो रहा है, होल N। R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, जैसे एक एल्काइल ग्रुप सबसे सिंपल होता है मिथाइल ग्रुप CH3। तो ये बन गया हमारा क्या, सिलिकॉन। ये सिलिकॉन बना। अब इसमें R की जगह कोई भी ग्रुप आ सकता है, बस कार्बनिक समूह होना चाहिए, R की जगह कोई भी ग्रुप आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं सिलिकॉन, आप नीचे लिख लेना, इसे ही हम कहते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, सिलिकॉन नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सिलिकॉन। सिलिकॉन तो नाम होता है SI का, और सिलिकॉन होता है एक बहुलक, एक पॉलीमर। जब ऐसी ऐसी एक लक इकाइयाँ आपस में जुड़ेंगी, इधर भी बहुत सारे, इधर भी बहुत सारे, N का मतलब कई हजार है, तो ऐसे बहुलक को हम कहते हैं जिसमें बहुत सारी एक लक इकाइयाँ जुड़ी होती हैं, ऐसे बहुलक को हम कहते हैं सिलिकॉन, ठीक है। तो यहाँ मैंने बताया कि संश्लेषित कार्बधात्विक बहुलक है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक पॉलीमर है। सामान्य सूत्र बताया R2SiON, जो कीटोन जैसा था, वो कीटोन की वजह से इसका नाम सिलिकॉन रखा था। दूसरा नाम उच्च ताप बहुलक इसलिए रखा था क्योंकि उच्च ताप तक, हाई टेम्परेचर तक ऊष्मीय स्थायित्व दिखाता है, ठीक है, टूटता नहीं है गर्म करने पे भी। निर्माण की विधि में बताया मैंने, एक एग्जांपल लेके बताया आपको मिथाइल क्लोराइड का, कि मिथाइल क्लोराइड के 2 अणु लिए सिलिकॉन के साथ, सिलिकॉन और ये सिलिकॉन है, दोनों में डिफरेंस है, पता है ना आपको। सिलिकॉन के साथ गर्म करा हमने कॉपर की उपस्थिति में, तो हमारा ये कंपाउंड बना, इसका हमने करा जल अपघटन। ये जल अपघटन करा
तो SI और Cl के बीच के बॉन्ड दोनों तरफ के टूट गए, इधर H इधर OH इधर H इधर OH, ये HCl निकला, ये भी HCl हमने लिख दिया, माइनस माने निकले हैं 2HCl, और ये 1 लक इकाई हमें मिली है। और ये 1 लक इकाइयाँ जब बहुत सारी आपस में ये जुड़ेंगे तो इनसे क्या होगा, बीच में से क्या निकलता रहेगा, H2O, ये H2O निकलता रहेगा, लिख दिया नीचे माइनस H2O, और ये प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा, ठीक है, सिलिकॉन। ऐसी ऐसी बहुत सारी 1 लक इकाइयाँ आपस में जुड़ेंगी। जल्दी से पॉज करके लिखो, फिर मैं आपको बताता हूँ सिलिकॉन के गुण, जो काम के गुण हैं बहुत ज़्यादा। पॉज करके लिखो बेटे, लिख लिया, ठीक है। तो सिलिकॉन और सिलिकॉन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सिलिकॉन्स जो है वो जब सिलिकॉन के किसी कार्बनिक समूह के साथ क्रिया करने से और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने से कोई बहुलक बनता है तो उस बहुलक को हम कहते हैं सिलिकॉन। और जब SI अकेला है SI, तो वो एक तत्व है SI, तो उसे हम कहते हैं सिलिकॉन। तो दोनों के नाम में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इंग्लिश में सिलिकॉन को सिलिकॉन ही लिखा जाता है ना, ठीक है। सिलिकॉन बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है आज की तारीख में। आजकल सिलिकॉन जो है, कंप्यूटर के जो आपका मदरबोर्ड है वो भी सिलिकॉन से ही बनता है, ठीक है। और जितना बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको आगे चल के, अभी तो ज़्यादा बात नहीं करते। आप एक हेडिंग लिख लो, सिलिकॉन के गुण, सिलिकॉन के गुण, हेडिंग लिख लो, गुण, क्या क्या गुण हमें पढ़ने हैं इसके, गुण हेडिंग लिख लो आप, ठीक है। गुण में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रकृति के बारे में, नेचर के, कि इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो हेडिंग लिख लो प्रकृति या नेचर, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो छोटी श्रृंखला वाले सिलिकॉन होते हैं ना, यहाँ लिख लो आप, छोटी श्रृंखला वाले, भाई बहुलक है तो उसमें श्रृंखला तो होगी, तो जो छोटी श्रृंखला वाले सिलिकॉन्स होते हैं वे ऐसे होते हैं जैसे तेल होता है ना, तेल कैसे होते हैं, तेल जैसे, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं तेलीय द्रव, ऑयली लिक्विड होते हैं, कैसे होते हैं, ऑयली लिक्विड। तो ध्यान रखना, जो छोटी श्रृंखला वाले सिलिकॉन हैं वो तो तेलीय द्रव होते हैं, और जो बड़ी श्रृंखला वाले होंगे, बड़ी श्रृंखला वाले सिलिकॉन पता कैसे होते हैं, वे होते हैं रेजिन जैसे। तो यहां लिखते हैं रेजिन के समान, रेजिन जैसे भी लिख सकते हैं हम। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर रेजिन का क्या मतलब है, रेजिन का क्या मतलब होता है सर, रेजिन आपने जो शब्द प्रयोग किया है रेजिन, रेजिन जैसे होते हैं, तो यहाँ रेजिन का क्या मतलब समझे हम। तो रेजिन का मतलब आपको क्या समझना है मैं बताता हूँ। आपने गोंद तो देखा है ना, गोंद जो है ना रेजिन होता है, रेजिन जैसा, रेजिन ऐसा ही होता है। जैसे आप नॉर्मली गोंद देखते हो, गम देखते हो, जो मार्केट से आप कागज़ चिपकाने के लिए लाते हो गोंद, वो तो अलग तरह का गोंद है। आपने कभी जो पेड़ होते हैं, पेड़ के ऊपर गोंद निकलते हुए देखा होगा। जो पेड़ पौधे हैं उनमें से कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनके तने से गोंद निकलता है, और उस गोंद को यदि आप लोगे, यदि ज़्यादा पुराना है तो हार्ड हो जाएगा, ठीक है, और यदि वो ताज़ा सा है थोड़ा तो वो इलास्टिक की तरह खींचेगा। तो वो जो गोंद थोड़ा ताज़ा होता है, मतलब 1-2 दिन पुराना है, कल परसों ही निकला है, तो वो थोड़ा जम जाता है, इलास्टिक की तरह खींचने लगता है। तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं रेजिन, ध्यान रखना। तो मैंने बताया आपको जो सिलिकॉन होते हैं वे छोटी श्रृंखला वाले सिलिकॉन होंगे, तो वे तेल जैसे होंगे, ऑयली लिक्विड होंगे। और यदि श्रृंखला की लंबाई बढ़ती रहेगी ना, तो श्रृंखला की लंबाई बढ़ने से उनकी श्यानता बढ़ती है, गाढ़ापन उनका बढ़ता है। और जो बड़ी श्रृंखला वाले होंगे सिलिकॉन, वे रेजिन जैसे होंगे, गोंद जैसे होंगे, खिंचावदार, ठीक है, वे उनकी श्यानता थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है, ध्यान रखोगे, ये है इसका मतलब, ठीक है। अब लिखो आप नंबर 2, हेडिंग नंबर 2,
ऊष्मीय स्थायित्व, हेडिंग नंबर 2 लिखो ऊष्मीय स्थायित्व। अब ऊष्मीय स्थायित्व के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था अभी थोड़ी देर पहले कि इन्हें उच्च तापीय बहुलक क्यों कहते हैं, बताया था ना। क्यों कहते हैं उच्च तापीय बहुलक? क्योंकि इनका ऊष्मीय स्थायित्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखो कैसे, -70 डिग्री सी से आपके पास मान लो कोई भी सिलिकॉन है और उसका टेम्परेचर आपने -70 कर रखा है, और या फिर आपने बढ़ा के 300 डिग्री सी तक ले गए, तो यदि -70 से और 300 डिग्री सी तक आप देखोगे तो ये स्थायी होते हैं बिल्कुल, यानी इनके भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब भी तो कहते हैं कि उच्च ताप तक ये कैसे होते हैं, स्थायी, इसलिए तो इन्हें कहते हैं उच्च तापीय बहुलक। इसका कारण पता क्या है? इसका कारण है, यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि SI और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ना, उसकी बंध ऊर्जा अधिक है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं बंध ऊर्जा क्या है, अधिक। SI और ऑक्सीजन की बंध ऊर्जा अधिक है, यानी SI और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो बहुत मजबूत है, वो टूटता नहीं है। ठीक है, और कितनी है आप लिख सकते हो कि ये लगभग बराबर है, इसका बॉन्ड एनर्जी लगभग बराबर होता है 368 किलो जूल प्रति मोल के, लगभग इतनी होती है बॉन्ड एनर्जी इसकी, बॉन्ड की, जो बहुत अधिक है। ठीक है, इसलिए 300 डिग्री सी तक सिलिकॉन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सिलिकॉन अपने भौतिक गुण बनाए रखेगा, जो भी भौतिक गुण उसके पास हैं। ठीक है, अब आते हैं नंबर 3 पर। तीसरा गुण, हेडिंग लिखो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, यदि आप इसका ऑक्सीकरण करना चाहोगे ना तो बड़ी मुश्किल से होगा, इस बॉन्ड की वजह से ही। आप लिख दो, आप एक बात लिखो, ऑक्सीकरण के प्रति, ऑक्सीकरण के प्रति स्थायी, ये ऑक्सीकरण के प्रति क्या होते हैं, स्थायी, यानी इनका नॉर्मली ऑक्सीकरण नहीं होता है। पर फिर भी यदि आप 573 केल्विन पर इसका ऑक्सीकरण करना चाहोगे तो इसका जो कार्बनिक समूह है ऑर्गेनिक, जैसे CH3 मिथाइल ग्रुप या कोई भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ लिख देते हैं, परंतु हाई टेम्परेचर पर जो ऑक्सीकरण होगा ना इसके ऑर्गेनिक ग्रुप का होगा, परंतु 573 केल्विन पर इनके कार्बनिक समूह, जिसे हमने R से लिखा था या CH3 का एग्जाम्पल लिया था, इनके कार्बनिक समूह का ऑक्सीकरण हो जाता है। अच्छा, उससे एक दिक्कत पैदा हो जाएगी, देखो मैं बताता हूँ क्या, कि इसके जो कार्बनिक समूह हैं एल्काइल ग्रुप वाले, यदि उसका ऑक्सीकरण हो गया ना, उससे एक प्रॉब्लम ये हो जाती है, ऑक्सीकरण हो जाता है, इससे प्रॉब्लम पता क्या हो जाती है कि इसमें जो है ना, इसका ऑक्सीकरण होने से तिर्यक आबंध बनने शुरू हो जाते हैं, यानी तिरछे बॉन्ड बनने शुरू हो जाते हैं, और उससे इसकी इलास्टिसिटी हो जाती है खत्म। जो खिंचाव था, जैसे रेजिन में, ताजे गोंद में खिंचाव होता है ना, वो खिंचाव खत्म हो जाएगा। और जब कोई चीज़ खिंचती नहीं है, इलास्टिसिटी जीरो होती है, तो उसे हम कहते हैं भंगुर, ब्रिटल, वो फिर चटक जाता है, फिर उसे आप खींच दोगे या मोड़ दोगे तो चटक जाएगा। तो ऐसे हो जाएंगे क्या, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना सिलिकॉन, ये ऐसे हो जाएंगे। सिलिकॉन जो ज़्यादा लंबी चेन वाले होते हैं ना, उनके अंदर बढ़िया खिंचाव होता है, रबड़ की तरह, इलास्टिक की तरह। पर यदि आप 573 केल्विन पे इनका ऑक्सीडेशन करना चाहोगे तो इसमें जो ऑर्गेनिक ग्रुप होता है R या एल्काइल ग्रुप, उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, और उसका ऑक्सीकरण होने से मैंने आपको बताया कि तिर्यक आबंध बनेंगे, जिससे, लिख लो आप, जिससे तिर्यक, तिर्यक माने तिरछे, ठीक है, तिर्यक आबंध, आबंध को आप बंध भी लिख सकते हो, तिर्यक आबंध बनते हैं,
तथा सिलिकॉन कैसे हो जाते हैं बताओ? सिलिकॉन कैसे हो जाते हैं? भंगुर, ब्रिटल। फिर इसमें इलास्टिसिटी नहीं रहेगी, भंगुर हो जाते हैं। भाई इस चीज़ को ध्यान रख लेना आप। वैसे नॉर्मली तो इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता, पर यदि हाई टेम्परेचर पे आप इन्हें ऑक्सीडाइज करना चाह रहे तो फिर इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बातें बताता हूँ गुणों के बारे में, बहुत अच्छी है। लिख लो बेटे, लिख लिया? ठीक है, पोज करके लिख लिया करो आप, वीडियो को पोज कर लिया करो और लिख लिया करो। वैसे जो बच्चा लिखता रहता है ना, अपने नोट्स बनाता रहता है, उसे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आती फिर। और जो बाद पे छोड़ता है कि मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तो कल तो बेटे कभी भी नहीं आने की है, और आपका काम पेंडिंग ही पड़ा रहेगा, हमेशा छूटा ही रहेगा ये काम। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पर डेली पढ़ो। डेली पढ़ने की आदत होनी चाहिए, जब भी ज़िंदगी में कुछ बन पाओगे। ठीक है, हमें अपने ज़िंदगी में अच्छे नियम बना लेने चाहिए। अच्छे नियम यदि हमने बना लिए तो हम मेहनती हो गए एक बार। यदि हम मेहनत करने की आदत होगी ना, तो सफलता हमें ज़रूर मिलेगी, भले ही हमारा दिमाग बहुत तेज़ ना हो। दिमाग तेज़ होने से कुछ नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। यदि आपका दिमाग बहुत तेज़ है और आप मेहनत नहीं कर सकते पढ़ाई में, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। और यदि आपका दिमाग तेज़ नहीं है, शार्प माइंड नहीं है, आप मान लो, अपने आप को मान के चलते हो कि आपका दिमाग बहुत मोटा है, पर आपको डेली पढ़ाई करने की आदत है, तो पक्की बात है ज़िंदगी में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो दिमाग का तेज होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ यह बात मायने रखती है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। मेहनत से बड़ी चीज़ नहीं है कोई भी, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। हमने पढ़ा नंबर 3 पे हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण। नंबर 4 हेडिंग लिख लो आप, लिखो जल प्रतिकर्षी। ये जो होते हैं ना सिलिकॉन्स, ये जल को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी जल का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और ऐसा पता क्यों होता है? बस इतनी बात समझो कि जल प्रतिकर्षी होते हैं, पानी को स्वीकार नहीं करते। इसका कारण पता क्या है? इसका कारण बहुत सिंपल है कि इनमें जो आर है ना, जो मिथाइल ग्रुप था, जो एल्काइल ग्रुप है, जरूरी नहीं कि मिथाइल ही हो, कोई सा भी एल्काइल ग्रुप हो, कोई सा भी कार्बनिक समूह हो, ये कार्बनिक समूह जितने भी होते हैं ना, इनकी खासियत ये होती है कि ये जल को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। ये जल विरोधी होते हैं सारे, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं या ऑर्गेनिक ग्रुप हैं, कार्बनिक समूह हैं। तो जल प्रतिकर्षी क्यों है? कारण लिख देता हूं यहां, कार्बनिक समूह के कारण। कार्बनिक समूह के कारण। तो जो इनमें कार्बनिक समूह होता है, ऑर्गेनिक ग्रुप होता है, उसके कारण ये होते हैं जल प्रतिकर्षी। ठीक है, नंबर 5, पांचवा गुण सीखते हैं, दुर्बल अम्ल क्षार। मान लो आपके पास दुर्बल अम्ल है कोई, और उसका रिएक्शन आप इसके ऊपर करना चाह रहे, ठीक है, या फिर आप किसी दुर्बल क्षार का रिएक्शन करना चाह रहे, या लवण का रिएक्शन कराना चाह रहे इसके ऊपर, किसके? सिलिकॉन के। तो यहां हेडिंग बनाते हैं का प्रभाव। इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है सिलिकॉन के ऊपर? तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बताता हूं कि आप चाहे तो कोई दुर्बल अम्ल ले लेना, चाहे क्षार चाहे लवण, सिलिकॉन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम यहां लिखते हैं कोई प्रभाव नहीं, सिलिकॉन के ऊपर इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बहुत बढ़िया बात है सिलिकॉन के अंदर। ठीक है, आते हैं नंबर 6 पर, छठा गुण, श्यानता। श्यानता के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। श्यानता के बारे में, श्यानता कहते हैं विस्कोसिटी को, गाढ़ेपन को।
वैसे फिजिक्स वाले टीचर तो आपको श्यानता को और अच्छे तरीके से समझाएंगे। वे कहेंगे कि द्रव जब बहता है ना तो परतों के रूप में बहता है, लेयर्स के फॉर्म में, और द्रव की दो परतों के बीच जो घर्षण बल लगता है, जो उनकी सापेक्ष गति को रोकता है या रोकने का प्रयास करता है, उन दो परतों के बीच लगने वाले घर्षण बल को वे कहेंगे कि श्यानता। पर मैं श्यानता कहूंगा गाढ़ेपन को, बस मोटी सी बात है, श्यानता माने गाढ़ापन। अब देखो, मैंने आपको बताया कि भाई श्रृंखला जितनी बड़ी होगी बहुलक की उतनी श्यानता बढ़ेगी। जैसे मैंने कहा था कि जो छोटी श्रृंखला वाले सिलिकॉन हैं वे तो ऑयली लिक्विड हैं, तेल जैसे द्रव हैं, और जो बड़ी श्रृंखला वाले सिलिकॉन हैं यानी बड़े बड़े लंबे लंबे बहुलक हैं, श्रृंखला वाले, लंबी लंबी श्रृंखला वाले, वे रेजिन जैसे होते हैं, गोंद जैसे। ठीक है, जैसा ताज़ा गोंद पेड़ों के ऊपर से निकलता है, तो उनकी श्यानता तो ज़्यादा होती है, उसकी गोंद की होती है ना ज़्यादा, वो तो ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि श्यानता में आप सिर्फ इतनी बात लिख लेना कि लंबाई बढ़ने पे श्रृंखला की बढ़ेगी, श्रृंखला की लंबाई बढ़ने पर, श्रृंखला की लंबाई बढ़ने पर श्यानता क्या होती है? बढ़ती है, बढ़ने पर बढ़ती है, श्रृंखला की लंबाई बढ़ने पर बढ़ती है श्यानता। ठीक है, ध्यान रखना, एक गुण ये भी सीखना है आपको। श्यानता के बाद हम बात करेंगे पृष्ठ तनाव की। हेडिंग लिख लो आप, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। श्यानता को क्या कहते हैं इंग्लिश में? विस्कोसिटी। पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन इनका बहुत कम होता है, बस यूं ध्यान रखना, लिख लो आप, बहुत कम, बहुत कम, बस। और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगली क्लासेस में पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में ग्रेजुएशन में। अब हम बात करेंगे विद्युत चालकता की। तो विद्युत चालकता, हेडिंग लिख लो चलो, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ना तो इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है और ना तो इनके पास मुक्त आयन है, तो ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक। जो सिलिकॉन हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि ना तो इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है और ना तो इनके पास मुक्त आयन है। बस ये गुण हमें सीखने हैं। अब आप हेडिंग लिख लो, उपयोग। सिलिकॉन के कुछ उपयोग पढ़ते हैं। उपयोग, एक तो इनका उपयोग किया जाता है नंबर 1 शल्य चिकित्सा में या शल्य क्रिया में, सर्जरी में। ठीक है, शल्य चिकित्सा में इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद नंबर 2, ये चिपचिपे हैं, चिपचिपे हैं ना, लुब्रिकेंट की तरह, स्नेहक की तरह हम प्रयोग करते हैं, स्नेहक के रूप में। मैंने एक दिन आपको समझाया था स्नेहक के बारे में, जब मैं ग्रेफाइट पढ़ा रहा था आपको। ग्रेफाइट के बारे में जब पढ़ाया था तो स्नेहक या लुब्रिकेंट पढ़ाए थे, समझ जाओ अपने आप। ठीक है, नंबर 3, तीसरा उपयोग, जल विरोधी कागज बनाना हो ना, जिसे आप कहते हो वाटर प्रूफ पेपर। ठीक है, जल विरोधी कागज। अच्छा, जल विरोधी कागज के साथ एक बात और बताता हूँ, जल विरोधी कपड़ा भी होता है। जल विरोधी कागज यानी जल विरोधी तो आपको अजीब सा लग रहा होगा, वाटर प्रूफ कहो, वाटर प्रूफ पेपर और वाटर प्रूफ क्लॉथ बनाने में, मतलब ऐसा कागज जो पानी में ना खराब होता हो। देखे होंगे आपने, कुछ कागज ऐसे होते हैं कि पानी भी गिर जाएगा तो खराब नहीं होगा। हमारी नोटबुक नहीं आती ऐसे कागजों की, ऐसे कागज बनते हैं अलग तरीके से। जैसे मान लो आपका साबुन का, जब आप वो खोलोगे ना साबुन का, आपने ऊपर का कवर उतार दिया, साबुन खरीद के लाए नहाने का, कवर उतारोगे तो उसके अंदर एक कागज लगा हुआ आएगा, किसी किसी कंपनी के साबुन में आता है वो, और वो ऐसा होगा कि वो वाटर प्रूफ होगा, उसके ऊपर पानी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से जल विरोधी कागज, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है ना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये क्या होते हैं,
ये जो सिलिकॉन होते हैं ये जल प्रतिकर्षी होते हैं, इसलिए जल विरोधी कागज हम बना सकते हैं इनका, और जल विरोधी कपड़ा भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जल प्रतिकर्षी के लिखा हुआ देखो सबसे ऊपर, जल प्रतिकर्षी होते हैं ना कार्बनिक समूह के कारण। ठीक है। अच्छा, एक इनका उपयोग और भी है तेल बाथ बनाने में, तेल बाथ, ऑयल बाथ। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये क्या होता है तेल बाथ ये क्या होता है, यूँ बताओ। भाई तेल बाथ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे मैं आपको कहूँ कि मान लो हमारे पास एक बड़े से बर्तन में पानी है, सुनना ध्यान से, और उस पानी को हमने गर्म कर लिया और उस पानी में अपना फ्लास्क डाल दिया। फ्लास्क में कोई चीज़ है जिसे हमें गर्म करना है, चारों तरफ से समान हीट देनी है, ऊष्मा देनी है। तो यदि हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे चूल्हे के ऊपर या डायरेक्ट बर्नर के ऊपर या स्प्रीट लैंप के ऊपर, तो वो नीचे नीचे से तो गर्म हो जाएगी, चारों तरफ से हीट उसे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, तो एक समान रूप से गर्म नहीं होगी। इसी तरीके से यदि आप किसी भी चीज़ को, किसी फ्लास्क है आपके पास, उसे चारों तरफ से हीट देनी, तो आप गर्म पानी लो और पानी को तो नीचे से गर्म करो, पानी पूरा गर्म होगा, और उसमें फ्लास्क को डुबा दो, तो फ्लास्क को चारों तरफ से बराबर हीट मिलेगी। यदि आपको फ्लास्क में रखे हुए मटेरियल को 100 डिग्री सी से कम ताप पर गर्म करना है तो वाटर बाथ यूज़ करना चाहिए, उसे कहते हैं वाटर बाथ। ठीक है, समझ में आ रही बात, या जल ऊष्मक भी कह सकते हो आप उसे। अच्छा, उसके बाद जल ऊष्मक को कहते हैं इंग्लिश में वाटर बाथ। अब आप जल ऊष्मक पढ़ते हो या मैं पढ़ाऊंगा भी आगे। जल ऊष्मक के अलावा एक होता है, वाटर बाथ के अलावा एक होता है सैंड बाथ, बालू ऊष्मक। उसमें क्या होता है, एक बड़े से बर्तन में लेकर रेत को गर्म कर दो और रेत में अपना फ्लास्क अंदर धंसा दो उसके अंदर, तो रेत गर्म होगा चारों तरफ से, फ्लास्क को चारों तरफ से गर्म करेगा। जैसे आप मूंगफलियां भूनते हो ना घर पे, जैसे आप मूंगफली भूनते हो, या अपने आप कभी नहीं भूननी तो बाजार में मूंगफली भूनने वाले को तो देखते होंगे, रेत में भूनते हैं ना में मूंगफली, तो वे रेत में मूंगफली भून रहे, मूंगफली को डायरेक्ट कढ़ाई में ही डाल देते, जब भी तो भून जाती। कढ़ाई में क्यों नहीं भून रहे में डाल के डायरेक्ट, इसलिए नहीं भून रहे क्योंकि कढ़ाई में डाल लेंगे तो वो एक तरफ से हीट मिलेगी और एक तरफ से तो वो जल जाएगी, दूसरी तरफ से वैसे ही रह जाएगी कच्ची। तो वे इसलिए वे रेत को पहले गर्म कर रहे, रेत पूरा गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर मूंगफलियां धंसी रहेंगी, तो उन्हें चारों तरफ से इक्वल हीट मिलेगी, तो उनका जो है भूनने की प्रोसेस जो है वो कैसी होगी, समान होगी, एक समान, यूनिफॉर्म। तो यदि रेत से आप किसी चीज को गर्म कर रहे तो उसे कहते हैं सैंड बाथ या बालू ऊष्मक। इसी तरीके से यहाँ हमारे पास जो है, मान लो कोई तेल है और आपने तेल का कोई बड़ा सा बर्तन ले लिया, जैसे तेल का कढ़ाया, और उसमें फ्लास्क को अपने डुबा दिया, तो तेल भी इसी तरीके से एक समान रूप से गर्म करेगा किसी भी चीज को चारों तरफ से, तो उसे कहते हैं हम क्या, ऑयल बाथ या तेल बाथ। जैसे आप घर में पकौड़ियाँ बनाते हो, नहीं तो पकौड़ियों को सीधा कढ़ाई में डाल देते ना, यदि पकौड़ियों को सीधा कढ़ाई में डाल देते तो एक तरफ से तो वे जल जाती और दूसरी तरफ तो प्रॉब्लम हो जाती। तो जब किसी चीज़ को, जैसे आप पकौड़ी बना रहे, उसे पकौड़ी को चारों तरफ से बराबर हीट देनी, तो आप तेल का प्रयोग इसीलिए तो कर रहे, उसे कहते हैं ऑयल बाथ। तो ऑयल बाथ ये नहीं कि हमें नहाना तेल में, ऑयल बाथ का मतलब पकौड़ियों को तेल में नहलाना है, ये होता है ऑयल बाथ। ठीक है, तो तेल बाथ के रूप में अब सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि सर तेल बाथ के रूप में हम क्यों प्रयोग करते हैं। इसका कारण जो है अभी थोड़ी देर पहले आया था। इसका कारण ये होता है कि जो तेल बाथ इसलिए बनाया गया क्योंकि ये जो है ना, जो हमारे सिलिकॉन है, ये उच्च ताप तक स्थायी रहते हैं, 300 डिग्री सी तक तो स्थायी है ना ये, तो इसलिए समझ में आ रही ना बात। तो यदि किसी पदार्थ को 300 डिग्री सी तक गर्म करना है तो आप इनके ऑयल बाथ का यूज कर सकते हो। ठीक है, नंबर 5, एक उपयोग और लिख लो, एंटी फोमिंग एजेंट के रूप में, एंटी फोमिंग एजेंट के रूप में। फिर दिमाग में एक क्वेश्चन उठा कि सर ये एंटी फोमिंग एजेंट क्या होता है एंटी फोमिंग एजेंट क्या होता है सर, यूँ बताओ। चलो बताता हूँ, जब दिमाग में आपके सवाल आ ही रहा तो। एंटी फोमिंग को आप हिंदी में कह सकते हो प्रतिझाग अभिकर्मक, जो झाग को ख़त्म करता है उसे कहते हैं एंटी फोमिंग, क्योंकि ये जल प्रतिकर्षी है ना, इसका पृष्ठ तनाव कम है ना,
तो इस वजह से क्या होगा कि झाग को ये खत्म करेगा। यदि कहीं झाग बनना चाह रहे होंगे तो इसकी उपस्थिति में, जो सिलिकॉन है हमारा, इसकी उपस्थिति में झाग नहीं बनते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर पता कहाँ होता है, जो हमारे प्रसाधन सामग्री है। अब प्रसाधन का मतलब भी नहीं पता क्या है। प्रसाधन सामग्री ऐसी होती है जिसे कहते हैं मेकअप का सामान, जैसे क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, ये चीज़ें इन्हें कहते हैं प्रसाधन। ठीक है, ध्यान रखना। तो वैसे तो प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन एक अलग चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रसाधन है, पर हमारे सिलेबस में जहाँ भी प्रसाधन शब्द का प्रयोग होता है तो समझ जाओ हम किसी मेकअप के सामान के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जो क्रीम वगैरह हैं उनमें झाग, कुछ क्रीम तो ऐसी जिनमें झाग चाहिए जैसे शेविंग क्रीम है, और कुछ क्रीम ऐसी है उनमें झाग नहीं चाहिए जैसे कोल्ड क्रीम है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें यदि झाग उत्पन्न हो रहे हैं हमारे केमिकल में, तो आप सिलिकॉन की कुछ मात्रा उसमें घोल के उन झागों को ख़त्म कर सकते हो, यानी झाग पैदा ही नहीं होने के। ठीक है, समझ में आ रही ना बात। तो ज़्यादातर प्रसाधन सामग्री में एंटीफोमिक एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का। ठीक है, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे, जल्दी से लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगा होगा सिलिकॉन के बारे में। इससे ज़्यादा डिटेल आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में इसके बारे में पढ़ोगे, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग करने का मौका मिला तो वहाँ पढ़ोगे। ठीक है, बस इस लेवल पे तो हमें सिलिकॉन के बारे में इतना ही पढ़ना है। ठीक है, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा सिलिकेट के बारे में, उसका भी शॉर्ट नोट या टिप्पणी एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।